नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली के बालूका राम विहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलूका राम विहार में हुआ था। और उस समय जो शासक थे कालाशोक थे, जो कि 383 बीसी में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। और सम्राट उस समय कौन थे? कालाशोक थे। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे। तो क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा कि दूसरी बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था। और वैशाली के बालूका राम विहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बालूका राम विहार में हुआ था। कालाशोक उस समय शासक थे और शिशुनाग वंश के वो सम्राट थे। और 383 बीसी में हुआ था ये। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। और पहला तो जान ही रहे हैं, पहला बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उसी समय राजगीर में पहला बौद्ध संगति हुआ था, जो कि सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उस समय जो थे शासक अजात शत्रु थे। उस समय कौन थे? अजात शत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिताब दियारा जो थे वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे। कहाँ पड़ता था? सारण डिस्ट्रिक्ट, जो अभी छपरा में पड़ता है। बिहार के कहाँ? छपरा जिला में। तो क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। जन्म जो हुआ था जयप्रकाश नारायण का वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गांव में छपरा जिला में हुआ था, जो सारण जिला उस समय था। क्लियर। और मृत्यु जो हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का वो 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में पटना में हो गया था। मृत्यु कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1979 ईस्वी में। तो क्लियर हो गया होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को एक ख्याति प्राप्त हुआ, जो कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनको प्रसिद्धि मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय जो है सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया था। कौन सा जिला घोषित कर दिया था? कुख्यात जिला घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण एवं उनके कुछ साथियों ने, क्या हुआ था, हजारीबाग जेल से भाग गया था, फरार हो गया था। और भाग करके नेपाल के तराई में जाकर के बस गए थे। और नेपाल के तराई में जाकर के आजाद दास्ता नाम का एक संगठन तैयार किया था। और आजाद दास्ता के नाम से लोगों को जागरूक कर रहे थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उसी समय से जयप्रकाश नारायण का जो नाम पड़ा वो लोक नायक या पीपुल्स लीडर के नाम से उन्हें जाना गया है।
जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना गया है? लोकनायक, पीपुल्स लीडर। लोकनायक या पीपुल्स लीडर के नाम से जाना गया है। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम जो थे वो प्रभावती देवी थी। क्या नाम थी? प्रभावती देवी। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में कब विभाजित हो गया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान में कब विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। उसी के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। उसी के लगभग 80 बरस के बाद, मतलब है कि 355 ईसा पूर्व में तीसरा बौद्ध संगति हुआ। और प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ वो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन के कश्मीर में पड़ता है। और वहीं पर जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। तो कब हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में कब विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान कुंडलवन में, कश्मीर में हो गया था। तो ऑप्शन ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में पड़ता है ये। और उस समय जो शासक थे कनिष्क थे, जो कि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। उस समय सम्राट जो था कनिष्क था। उस समय सम्राट कौन हुआ करते थे? कनिष्क थे। तो क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। और प्रथम जो थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे, जिसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और महावीर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर हुए। अंतिम एवं 24वें तीर्थकर हुए। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कण्व वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो सुशर्मा हुए थे। कौन हुए थे? सुशर्मा। ऑप्शन बी, सुशर्मा, जो कि कण्व वंश के अंतिम राजा थे। और शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम राजा था। और कण्व वंश के संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके मगध पर कण्व वंश की स्थापना किया था। तो मगध के राजवंशों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले राजवंश जो हुआ मगध में, हर्यक राजवंश हुआ। हर्यक राजवंश के बाद आया कौन? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। और नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश आ गया। और शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश आ गया। क्लियर। हर्यक वंश के संस्थापक जान ही रहे हैं, बिंबिसार थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और कण्व वंश के अभी तो संस्थापक हम बताए ही कि 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव ने किया था। और कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा थे। क्लियर। और देवभूति कौन थे? शुंग वंश का अंतिम राजा थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैंडेले कैंडोलेओमाइसिस हाल ही में समाचारों में देखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैंडोलेओमाइसिस क्या है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है। तो कहता है कि अल्बोसक्का मोसस क्या है, अल्बोसक्का मोसस क्या है, इन्हीं से संबंधित है। ये जो है मशरूम है। क्या है, मशरूम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मशरूम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मशरूम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास संप्रीति, अभ्यास संप्रीति किसके बीच आयोजित होता है। अभ्यास संप्रीति जो है किसके बीच आयोजित होता है, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। हाल ही में 11वां संस्करण इसका हाल ही में क्या हुआ, मेघालय में संपन्न हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्ड 12706, 12706 इम्फाल जो हाल ही में समाचारों में रहा, क्या है ये। यार्ड 12706 जो है इम्फाल जो हाल ही में समाचारों में रहा है, यह क्या है, यह जो है निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज है। ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज है ये। क्लियर। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस आजीविका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस आजीविका मेला किसकी पहल है। सरस आजीविका मेला जो है किसकी पहल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल है ये। किसका है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्नी त्योहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन्नी त्योहार एक पारंपरिक लाठी लड़ाई, एक पारंपरिक लाठी लड़ाई, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है बन्नी त्योहार एक पारंपरिक लाठी लड़ाई त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है। ये बन्नी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जो कि पारंपरिक लाठी लड़ाई त्योहार है ये, तो कहाँ मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में जो मनाया जाता है दशहरा के समय मनाया जाता है, जिस दिन विजयादशमी आयोजित होता है उसी के रात, विजयादशमी के रात जो है बन्नी त्योहार आयोजित होता है, जिसमें पारंपरिक रूप से लाठी लड़ाई जो है प्रचलित है। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आइंस्टीन का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये जर्मनी से इनके पूरे परिवार जो है जाके अमेरिका में बस गए थे और ये अमेरिकी नागरिक हो गए थे और अमेरिका के ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनकर उभरे, जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जिनके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, ई बराबर MC स्क्वायर के लिए। किसके लिए, ई बराबर MC स्क्वायर के लिए। और ई बराबर MC स्क्वायर जो दिया था, कब थ्योरी दे दिया था, 1905 ईस्वी में ही यह थ्योरी दे दिया था। कौन, आइंस्टीन ने दे दिया था। और 1921 ईस्वी में इसी थ्योरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला जो है कहता है कि क्या होगा, लाल प्लस नीला क्या होगा। तो लाल प्लस नीला जो होगा, हम लोग ये फिगर के तौर पर देख लेते हैं। लाल यहाँ रेड हो जाएगा और यहाँ पर हरा हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज, ये नीला हो जाएगा यहाँ पर। तो कहता है कि लाल प्लस नीला, यानी कि लाल प्लस नीला जो हो जाएगा वो यहाँ पर मैजेंटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मैजेंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मैजेंटा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन में किसका इस्तेमाल होता है? रंगीन टेलीविजन में किसका इस्तेमाल होता है? तो रंगीन टेलीविजन में जो है प्राथमिक रंग का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? प्राथमिक रंग का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर? और द्वितीयक रंग के बारे में जानते हैं कि द्वितीयक रंग क्या होता है? मैजेंटा होता है, पीला होता है और पीकॉक नीला होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक रंग को जब मिला देते हैं तो श्वेत रंग प्राप्त होता है। तो क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टपष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अष्टपष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो अष्टपष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी सभी लोग जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन सी में दिया हुआ द्विफोक्सी लेंस। और द्विफोक्सी लेंस को ही उभयतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयतल लेंस बोलते हैं। और इसी को बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। ऑप्शन ए, चांदी सबसे पहले अच्छा चालक होता है। उसके बाद जो होता है कॉपर होता है। कॉपर के बाद एल्युमिनियम होता है। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो दूरदृष्टि दोष का जो कारण है वह क्या हो सकता है? तो दूरदृष्टि दोष का कारण कहता है लेंस की गोलाई कम हो जाती है। ये बिल्कुल जो है लेंस की गोलाई कम हो जाता है दूरदृष्टि के दोष में। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ता है। निकट की वस्तु क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। नाम थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। दूर की वस्तु ही दिखता है इसमें दूरदृष्टि दोष में, और नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाता है, तो बिल्कुल कम हो जाता है। लेंस की गोलाई कम हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब गोलाई कम होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लोग फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? तीनों कारण हो गया किसका? दूरदृष्टि दोष का। इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। निकट की जब वस्तु रहता है तो वो रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना के पीछे बनाता है। इसीलिए क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखता है। निकट की वस्तु कैसे नहीं दिखता है? तो निकट की वस्तु का जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखता है। इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। क्लियर? दूरदृष्टि दोष इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्योंकि ये रेटिना से दूर जाकर के पीछे बनता है। दूर जाकर के पीछे बनता है, इसीलिए इसका दूरदृष्टि नाम दे दिया गया है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तड्डित चालक किसका बना होता है? तड्डित चालक किसका बना होता है? तो तड्डित चालक जो है कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? तड्डित चालक कॉपर का बना होता है।
और तद्धित चालक का जो आविष्कारक है, आविष्कार जो किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? तद्धित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और तद्धित चालक में किसका बना होता है? तो कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है, कॉपर तांबा, जिसको सीयू बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न ऑप्शन है कि कौन सा सुमेलित है। तो इधर कण दिया हुआ है, इधर खोजकर्ता दिया हुआ, देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? पॉली ने किया था, बिल्कुल एकदम ऑप्शन सही है। पाई मेसोन का खोज किसने किया था? यूकावा ने किया था। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो कहता है कि कौन सा सुमेलित है, अर्थात सभी सुमेलित हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर? सभी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, और जबकि विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है? देखिए, मानव शरीर जब सूखा रहेगा, शुष्क मीन सूखा, जब मानव शरीर सूखा रहेगा तो उस समय कहता है कि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध पूछ रहा है। किसका? मानव शरीर का। तो मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 10⁻6 ओम के बराबर होता है। क्लियर? कितना होता है? 10⁻6 ओम के बराबर होता है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? आदर्श, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। जबकि एमीटर रहेगा, यहाँ वोल्ट मीटर जैसे लिखा हुआ है, अगर यहाँ आमीटर लिख देगा, क्या लिखेगा? आमीटर, तो आमीटर लिखेगा तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्लियर? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? देखिए, गलनांक के बारे में पूछ लिया है। तो विद्युत फ्यूज जो देखे होंगे आप, बोर्ड वोर्ड में लगता है, तो उसका देखिएगा जैसे वोल्टेज बढ़ता है तुरंत वो फ्यूज उड़ जाता है, और फ्यूज उड़ करके क्या होता है? पंखा और टीवी इत्यादि को जो है ना क्षति होने से बचा लेता है। तो विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है वो अति निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्न होता है। तो निम्न जो होगा, तो विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? निम्न हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज का जो बनता है, ये किसका बनता है? टीन और शीशा का बनता है। किसका बनता है? टीन प्लस शीशा। ध्यान में रखिएगा, टीन का 63% और शीशा का 37%। टीन प्लस शीशा। क्लियर? टीन कितना प्रतिशत? 63% रहता है, और 37% में शीशा रहता है। यानी कि एसएन प्लस पीबी होता है। क्या होता है? एसएन प्लस पीबी। यही जो है विद्युत फ्यूज का निर्माण करता है, और इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है। याद रखिएगा, गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और निम्न गलनांक के कारण क्या होता है? जब वोल्टेज अत्यधिक होता है तो ये फ्यूज उड़ करके सभी पार्ट्स को बचा लेता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी है, पंखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है, सबसे पहली बात ये नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। और यह ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर जो है अल्टरनेटिंग करंट में ही उच्च और निम्न में बदलता है। जहां उच्च की जरूरत पड़ता है, हाई वोल्टेज की पड़ता है, वहां हाई में चेंज करता है। जहां निम्न वोल्टेज की जरूरत पड़ता है वहां निम्न वोल्टेज में चेंज कर देता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का काम है अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है? ये कम और अत्यधिक करता है। तो क्लियर? ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। डायनमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एकदम बिल्कुल सही है। एकदम ऑप्शन कहता है कि डायनमो जो है, डायनमो आप देखे होंगे कि कहता है ये जनरेटर का काम है। जनरेटर गांव घर में जब शादी ब्याह लगता है तो उसमें जनरेटर आप चलाइएगा तो उसमें तेल जो यूज होता है, तेल यूज होता है। तेल मीन्स हो गया यांत्रिक ऊर्जा। तेल क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा हो गया। उससे हम लोग करंट प्राप्त करते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वही कह रहा है कि डायनमो क्या काम करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। एकदम बिल्कुल ऑप्शन सही है ये। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, जबकि जनरेटर और डायनमो और ट्रांसफार्मर ये सब क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन, डिस्टकारी या रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। बिल्कुल सही है। रेक्टिफायर का काम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है ये, जो कि एसी को किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। ये भी ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सत्य हो गया। अर्थात ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।